हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चीन से संबंध पर कांग्रेस के बचाव में उतरी शिवसेना, सामना के जरिए किया बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के दौरान कांग्रेस पार्टी के चीन से संबंध पर उठ रहे सवालों के बीच शिवसेना ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बचाव किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना की संपादकीय में लिखा है कि विदेश से कई पार्टियों ने पैसे लिए हैं, ऐसे में ये कोई नहीं कह सकता है कि वो दूध का धुला है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी राजदूत की तरफ से दान में जो पैसे मिले उसका खुलासा करने से क्या चीन अपनी सेना वापस ले लेगा? शिवसेना ने सामना में चीन की चालबाजी और पीएम नरेंद्र मोदी की नीति पर भी सवाल उठाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में लिखा गया है कि चीन पीछे हट गया है और दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत के बाद तनाव कम हो गया है। अब इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। लद्दाख और चीन के बीच सीमा पर तनाव के दौरान चीन लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे हिंदुस्तान का सिरदर्द बढ़े। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्वी लद्दाख में भारत ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम किया तैनात, चीन को करारा जवाब देने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद भारत अब पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर दिखाई देने के बाद भारत अब अपने उच्च मारक क्षमता वाले हथियार LAC पर तैनात कर रहा है। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हवा में दूर तक मार करने वाली आकाश मिसाइलें तैनात की है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में चल रहे निर्माण के हिस्से के रूप में भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना को मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए इन मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली को दहलाने और टारगेट किलिंग की ISI की साजिश हुई बेनकाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। महेंद्र पाल सिंह, गुरतेज सिंह और लवप्रीत सिंह को स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल के DCP संजीव यादव के मुताबिक इन तीनों को खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट के एक लीडर ने नॉर्थ इंडिया में टारगेट किलिंग का आदेश दिया था। यह आदेश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लीडर को दिया था। उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग करने की साजिश थी जिसमें कई नेता भी निशाने पर थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्र ने दिल्ली सरकार के 12 लैबों को दी 4.7 लाख RT-PCR किट। जी हां दोस्तों, पूरे देश में यह महामारी तेजी से फैल चुकी है। देश भर में इसके संक्रमण के आंकड़े 5 लाख तक पहुंच चुके हैं और इस महामारी के इस दौर में खतरे पर बैठी है देश की राजधानी दिल्ली, जहां इस महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में दिल्ली सरकार को केंद्र का साथ मिला है और इस महामारी की इस जंग को केंद्र और राज्य सरकार साथ लड़ने का दावा कर रही है। दिल्ली में इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम लगातार सरकार कर रही है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके, इस मकसद से टेस्ट करने के लिए ICMR ने दिल्ली सरकार को मुफ्त डायग्नोस्टिक सामान दिए हैं। ICMR ने दिल्ली सरकार को 4.7 लाख RT-PCR किट दी। इसके अलावा ICMR की तरफ से दिल्ली सरकार को 50,000 मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी दी गई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। भारतीय रेलवे 1,800 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत 9 लाख मजदूरों को देगा रोजगार। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते रोजगार खो चुके और वापस अपने गृह राज्य पहुंच चुके प्रवासी मजदूरों को भारतीय रेलवे ने रोजगार देने का ऐलान किया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत रेलवे 1800 करोड़ रुपए का निवेश कर 31 अक्टूबर तक यानी 125 दिनों के लिए इन प्रवासी मजदूरों को काम देगा। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यह निर्णय उस मीटिंग में लिया जिसमें तमाम रेलवे जोन और रेलवे PSU अधिकारियों ने भाग लिया था। इस बैठक में PM मोदी की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की जा रही थी। 6 राज्यों के 116 जिलों के मजदूरों को इस योजना के तहत काम दिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा है कि PM मोदी की गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत करीब 9 लाख प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए रेलवे ने 160 परियोजनाओं की पहचान की है। तो दोस्तों, रेलवे की इस योजना से प्रवासी मजदूरों को कितना फायदा होगा, कमेंट करके अपनी राय दें।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे लोगों के लिए बांटे जा रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अधिवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो पिछले 15 साल से केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हैं लेकिन वैध नागरिकता अधिकारों से वंचित थे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि जम्मू संभाग के आयुक्त संजीव वर्मा ने यहां आयोजित एक विशेष शिविर में नए अधिवास कानून के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, वाल्मीकि समाज जैसे दलित वर्ग के लोग, गोरखा समुदाय के लोग और आरएसपुरा, बिशराहा, भाऊ, जम्मू दक्षिण आदि क्षेत्र के लोग शामिल हैं। संभागीय आयुक्त ने कहा है कि अधिवास प्रमाण पत्र के वितरण के साथ जनता की लंबे समय से वंचित मांग पूरी हो गई है। जो लोग जम्मू कश्मीर में कई वर्षों से रह रहे थे लेकिन नागरिकता के अधिकारों से वंचित थे, उन्हें अब जम्मू कश्मीर के अन्य नागरिकों के समान अधिकार मिल गए हैं। अधिवास नियमों के तहत वह सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जो जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं या जिन्होंने 7 साल तक अध्ययन किया है और केंद्र शासित प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 से 12 की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, अधिवास प्रमाण पत्र के पात्र हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चौतरफा घिरा चीन, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, इस महामारी को फैलाने का आरोप झेल रहे चीन को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईना दिखाया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख हिंसा के बाद बहिष्कार का सामना कर रहे चीन को अब यूएन के मंच पर किरकिरी का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों की आजादी का हनन चिंता का विषय है। शिकागो में चीन काउंसिल के सामने प्रदर्शन हुए हैं। वहीं चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला आया है। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने चीन पर हांगकांग में मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रता को अहमियत न देने का आरोप लगाया है। अमेरिका उन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जो हांगकांग की स्वायत्तता और मानवाधिकारों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोलकाता में चीन के विरोध में डिलीवरी बॉयज ने किया बहिष्कार, इस्तीफा दिया और जोमेटो की ड्रेस भी जलाई। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से ही देश के लोगों ने धीरे धीरे चीनी उपकरण और चीन में बने सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। वहीं अब देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीन द्वारा निवेश की जाने वाली कंपनियों में काम नहीं करने का निर्णय ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा और पहला नाम जोमेटो का आता है। कोलकाता के बेहाला इलाके में लगभग 100 से भी अधिक डिलीवरी बॉयज हैं जिन्होंने जोमेटो से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनवरी 2020 में एंड फाइनेंशियल ने जोमेटो में लगभग $150 मिलियन का निवेश किया था। ये चीन की नामी कंपनी अलीबाबा की सहायक है और इसलिए 100 से भी अधिक डिलीवरी बॉयज ने प्रदर्शन किया और जोमेटो की दी गई ड्रेस को जलाया और कहा कि हमारे पसीने की कमाई का मुनाफा चीनी कंपनियों को नहीं ले जाने देंगे। तो दोस्तों क्या आप भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे सैनिकों के लिए चीनी उत्पादों और चीनी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने जताई टिड्डी हमले पर चिंता, कहा राज्यों और किसानों की मदद करे सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में फसलें बर्बाद करके टिड्डियों का दल शनिवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और दिल्ली में देखा गया। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में साफ तौर पर बड़ी संख्या में टिड्डियों को आसमान में देखा जा सकता है। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिड्डियों के हमले पर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से राज्यों और किसानों की मदद की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि टिड्डियों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फसलों को तबाह किया है। ऐसे में यह संकट झेल रहे किसानों और राज्यों की केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हालात को देखते हुए तत्काल आपातकाल बैठक बुलाई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक टिड्डियों दल के पहुंचने की सूचना के बाद मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से अलर्ट रहने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं
अगली बड़ी खबर। 30 जून से शुरू होगा अनलॉक 2.0, उद्योगों की रफ्तार बढ़ाने पर होगा केंद्र का जोर। जी हां दोस्तों, इस महामारी के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लगाए गए 4 चरण के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक का सिलसिला शुरू किया है। अनलॉक 1.0 के बाद 30 जून से अनलॉक 2.0 शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार अनलॉक 2.0 के दिशा निर्देश कभी भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 2.0 में श्रमिकों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने, स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और 15 जुलाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी छूट दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इन भागों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 21वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल के दाम 25 पैसे जबकि डीजल के दाम 21 पैसे बढ़ाए गए, जिससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते जुलाई में अब नहीं होगी विश्वविद्यालय में कोई भी परीक्षा। जी हां दोस्तों, इस महामारी के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने के ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। साथ ही इसे लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था में यह छूट देने का किया फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में नई इनकम टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि कोई भी करदाता इनकम टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए नई या पुरानी व्यवस्था में से किसी एक का चुनाव कर सकता है। बजट में घोषणा नई टैक्स व्यवस्था 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुकी है। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उन वेतनिक कर्मचारियों के लिए नई अधिसूचना जारी की है जिन्होंने नई व्यवस्था के तहत टैक्स में छूट लाभ लेने का विकल्प चुना है। सीबीडीटी ने ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ भत्तों को टैक्स के दायरे से बाहर करने के लिए रूल 2BB में संशोधन किया है, जिससे नई व्यवस्था के तहत नौकरी पेशा टैक्स पेयर टूर भत्ता या ट्रांसफर भत्ते पर टैक्स से छूट का दावा कर सकते हैं। वही यात्रा के दौरान होने वाले रोजमर्रा के खर्चे के एवज में कंपनी और उससे मिलने वाले भत्ते भी टैक्स छूट के दायरे में आएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 12% तक महंगा हुआ टीवी, फ्रिज, नहीं मिल रहा डिस्काउंट, चीन है असली वजह। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय बाजार पर दिखने लगा है। एक तरफ चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे मोबाइल, टैबलेट, टीवी, फ्रिज की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है। कस्टम विभाग ने चीन से आने वाले सारे कंसाइनमेंट की जांच शुरू कर दी है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में रुकावट आ गई है। यही कारण है कि अधिकतर कंपनियों ने इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में 12% तक का इजाफा कर दिया है। वहीं इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सप्लाई रुकने की वजह से कई कंपनियों ने इन पर डिस्काउंट देना भी बंद कर दिया है। इसका एक कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी भी है। वहीं अब कहा जा रहा है कि नए मोबाइल, हैंडसेट और टीवी आदि के लॉन्च में देरी भी संभव है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया जियो फाइबर। ग्राहकों के लिए खास प्लान, अब फ्री में मिलेगा ZEE5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के मकसद से नए नए प्लान लॉन्च करती रहती है। जियो अब जियो फाइबर यूजर्स को सेट टॉप बॉक्स के साथ ZEE5 प्रीमियम फ्री दे रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग गैलेक्सी S01 कोर का डिजाइन हुआ लीक, टेक्सचर्ड बैक पैनल के साथ होगा लॉन्च।
जी हां दोस्तों, कोरियन स्मार्टफोन मेकर कंपनी सैमसंग ने अब तक कई स्मार्टफोन बाजार में उतारे हैं। इनमें प्रीमियम रेंज से लेकर लो बजट तक के कई फोन शामिल है। अब कंपनी एक और लो बजट स्मार्टफोन पर काम कर रही है और इसे सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर नाम से बाजार में उतारा जाएगा। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर में टेक्सचर्ड बैक पैनल का उपयोग किया गया है। लीक से पता चला है कि फोन रेड और ब्लू रंग विकल्पों में आएगा। वॉल्यूम और पावर बटन स्क्रीन के दाहिने किनारे पर स्थित हैं। डिजाइन को देखते हुए ये काफी संभावना है कि इसे एंट्री लेवल स्मार्टफोन के रूप में पेश किया जा सकता है। इस फोन की बैटरी निकाली जा सकेगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।